चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखा था, है ना। 3-4 रिएक्शंस देखे थे एग्जांपल में कि कैसे अपन उसके रेट लॉ से उसका मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे थे। रेट लॉ निकालने का तरीका हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली हम एक एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा करके कांस्टेंट रख करके उसका डिपेंडेंसी चेक करते हैं। तो वैसे हमें रेट लॉ मिल जाता है और रेट लॉ से अपन मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं। 3-4 अपन ने एग्जांपल भी देखे थे जिसके रेट लॉ से अपन ने उनका मैकेनिज्म प्रपोज किया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं या फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें ना कुछ आप लोगों को मैं इसमें से होमवर्क दूंगा। आज आप लोगों को करना है, अपने से ट्राई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन हम उस टाइप के करे हैं क्लास में। जैसे यही क्वेश्चन देखना, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक रिएक्शन है R गिव्स P, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम इतना M टू इतना M। मतलब आपने जब स्टार्ट किया था एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन R की कितनी थी? 0.03 m मोल पर लीटर, और 25 मिनट के बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई। होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि रिएक्शन हो रहा है। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। हमें फॉर्मूला पता है हमारा क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू क्या? के नहीं, वो तो रेट लॉ है। रेट इज इक्वल, सबसे पहले क्या पढ़े थे अपन? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज रेट निकालने बोल रहा है आपको, तो माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंसंट्रेशन दिए वो किसके दिए हुए हैं? रिएक्टेंट के। अगर यही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के दिए होते तो हम पॉजिटिव लेकर के उनका डिफरेंस निकालते। तो माइनस क्यों लगाते हैं? बिकॉज हमें पता है कि चेंज इन रिएक्टेंट्स हमेशा नेगेटिव होगा। अरे रिएक्टेंट तो हमेशा कम कम होते जाएंगे ना। आपने शुरुआत की थी 0.03 से, अभी ये 0.02, माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस 0.01। तो वो माइनस आ रहा है ना, हमेशा माइनस आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो रिएक्टेंट के केस में। और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता जाता है टाइम के साथ, तो प्रोडक्ट का चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहां पे नेगेटिव लगाते हैं रिएक्टेंट के टर्म्स में जब अपन रेट लिखते हैं। प्रोडक्ट के टर्म्स में जब रेट लिखते हैं तो वहां पे पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो माइनस यहां क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम। तो आपको चेंज पता है कितना? -0.01। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बस आप नीचे टाइम को एक बार 25 मिनट लेके ही सॉल्व करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें? यूनिट में, मोल पर लीटर पर मिनट में। फिर आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू 60 कर दो नीचे। अभी आपने नीचे फर्स्ट वाले में नीचे 25 रखा, सेकेंड वाले केस में आप 25 इंटू 60 कर दो, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ऊपर का क्वांटिटी दोनों में सेम रहेगा, 0.01। ये बन जाएगा। ये इतना हिंट तो मैंने दे दिया आपको, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखना। इन अ रिएक्शन टू ए गिव प्रोडक्ट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्या? कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, है ना। ये भी सेम सेम है, वैसे ही वैसे ही। बस फर्क इतना है कि यहां वहां पर 0.05 से कितना 0.03 से 0.02 हो रहा था, यहां 0.5 से 0.4 हो रहा है। वहां 25 मिनट में हो रहा था, यहां पर 10 मिनट में। वहां पे आपको पर मिनट और पर सेकंड दोनों के हिसाब से आंसर निकालना था, यहां ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बस पर मिनट निकाल करके छोड़ देना। मतलब हमारा फाइनल आंसर मोल पर लीटर पर मिनट में आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो एक बार, खुद से पढ़ो, बताओ क्या करना रहेगा इसमें। सिक्सटी मिनट क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ है? टी हाफ। साफ लिखा है ना कि SO2Cl2 को आधा डिकम्पोज होने में 60 मिनट लग रहा है। इसका मतलब आपने जितना भी लिया होगा उसका आधा होने में, उसी को तो हाफ लाइफ बोलते हैं। तो टी हाफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 60 मिनट। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर। जनरली आपको क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के ही आएंगे। जीरो तो अपन पहले पढ़ लिए क्योंकि सबसे पहले जीरो होता है, इसलिए जीरो पढ़ लिए, पर मेन क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। जल्दी बताओ क्या करेंगे? हाँ, K इज इक्वल्स टू
0.693 अपॉन टी हाफ। बस यही तो फॉर्मूला है टी हाफ का। टी हाफ निकालना होता तो के दिया रहता, टी हाफ दिया है तो के निकालना है, फॉर्मूला यही है, इधर उधर कर देना बस। अगर आपको टी हाफ निकालना होगा तो के नीचे ले आओगे, और के निकालना होगा तो टी हाफ नीचे ले आओगे। टी हाफ क्वेश्चन में दिया है। आंसर यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? क्यों पर सेकंड दिया जब मिनट में है ये तो? पर मिनट। पर पहले से यूनिट याद रखना ही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट खुद पे खुद आ जाएगा। ऊपर कांस्टेंट है 0.693 इज अ कांस्टेंट, और नीचे आप टी हाफ रखोगे जिसका यूनिट क्या है? मिनट। तो अपने आप मिनट जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? पर मिनट। तो पर सेकंड का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। वो आप तब बोलोगे आप एक यूनिट रट के बैठे हो कि पर सेकंड रट लिया हमने, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3.6, ये सब आपके इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी अपन ने नहीं पढ़ा, ये टॉपिक बचा है हमारा। ये सॉल्व्ड एग्जांपल है 3.5, इसको देखना आप लोग। ये अभी नहीं पढ़ा अपन ने, 3.9 छोड़ देना ये वाला, ये क्वेश्चन अधूरा है ना। हाँ, इसको देखो जल्दी से। 3.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.9 है ये। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन? डिफरेंशियल रेट डी बाई डी टी करके लिखना है ना अपन को, तो डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं लाइक दिस। रेट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस आएगा, आर मतलब रिएक्टेंट है ना, क्योंकि डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ऑर्डर पता है अपन को, फर्स्ट ऑर्डर किसके हिसाब से है? तो ए के ऊपर क्या लिखूं? 1, कुछ नहीं तो 1 है, और बी के ऊपर 2। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग। पीछे कट बेंच में फिर कोई बोल रहा हूं निखिल। चलो सेकेंड वाला पार्ट देखो जल्दी से। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स? क्या होगा अगर आपने कंसंट्रेशन बी का 3 टाइम्स कर दिया तो व्हाट, हाउ विल बी द रेट अफेक्टेड? 9 टाइम। भाई 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9। कैसे पता चला? आप ले लो इसका कंसंट्रेशन ए, इसका कंसंट्रेशन बी, इस टाइप क्वेश्चन नहीं किया अपन क्लास में। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के ए बी स्क्वायर, ये होता है रेट का फॉर्मूला। अब फर्स्ट पार्ट में, बी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करना है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू, इसको आर डैश दे देंगे, इसको अगर अपन आर बोल रहे हैं तो इसको आर डैश दे देंगे, के ही रहेगा, ए ही रहेगा, बी की जगह क्या हो जाएगा? 3b का स्क्वायर, विच विल बी 9k ए बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। और ये बार बताओ, दोनों को डबल कर रहे हैं ना, कितना होगा ये? 8। आपने ए की जगह रखना है 2a, आप दोनों को डबल कर रहे हैं ना, बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, तो ए की जगह 2a हो जाएगा और बी की जगह 2b हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4, 8 के ए बी स्क्वायर, यानी कि 8 टाइम्स। ठीक है ये क्वेश्चन? हाँ, ये नहीं बना बोल रहे हो 10th वाला। अल्फा शायद निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि वो अभी तक अपन जब भी कर रहे थे सारे होल नंबर्स आ रहे थे ना, यहां आपको थोड़ा सा लॉग करके अल्फा निकालना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या? तो चलो पहले वो इक्वेशंस तो बनाए कि नहीं, 3 इक्वेशंस। सबसे पहले ये टेबल थोड़ा सा अलग टाइप का रेंज है ना, अपन जो पढ़ते थे टेबल वो ऐसा रहता था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ रेट लिखा रहता था। यहाँ थोड़ा सा टेबल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिए है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो अपन एक्सपेरिमेंट ऐसा देखेंगे, वहां पर अपन एक्सपेरिमेंट ऐसे देख रहे थे, अब एक्सपेरिमेंट्स को ऐसे देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने ए का कंसंट्रेशन कितना लिया? 0.2 मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन 0.3 मोल पर लीटर, रेट कितना आया? 5.7 इंटू 5.07 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, बी के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? रिड्यूस किया, रिड्यूस है ना, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया है, तो रेट अभी भी सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? कि बी के कंसंट्रेशन को कम करने पर रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 0।
बीटा इज इक्वल्स टू, तो ये आप पहले तीनों का इक्वेशन लिखो। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखो बताइए इक्वेशन। 5.07 into 10 to the power minus 5 is equals to k 0.20 to the power alpha and 0.30 to the power बीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसमें किसी को डाउट? ऐसे ही बाकी दोनों इक्वेशन बनाएंगे हम। दूसरा इक्वेशन में भी रेट तो उतना ही है, 5.07 into 10 to the power minus 5 k, what is a, 0.20 to the power alpha and 0.10 to the power बीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड ऐसे इक्वेशन नंबर 3 बनेगा थर्ड एक्सपेरिमेंट से। रेट इज 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? रेट बड़ा है ना? ओके, पर कितना टाइम्स बड़ा ये अपन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जा नहीं रहा है। वन अभी तक तो डबल ट्रिपल हो रहा था तो हमको समझ में आ रहा था, है ना? इज इक्वल्स टू के, कितना है ए का कंसंट्रेशन? 0.40 टू द पावर अल्फा एंड 0.05 टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 1, है ना? के कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्या बचेगा? 0.30 0.10 टू द पावर बीटा, जो कैंसिल होके क्या आएगा? 3 टू द पावर बीटा। और ये 1 तभी होगा जब 3 टू द पावर 0 हो सकता है, राइट? तो यहां से अपन कंक्लूड कर दिए कि बीटा का वैल्यू क्या है? 0। तो बीटा तो सबका निकला। बीटा निकाले, किया आयुष्मान क्वेश्चन? चलेगा, ठीक है, आ रहा है बीटा 0। अब अल्फा के लिए आप क्या लोगे? कौन कौन से इक्वेशन को ले रहे हो? किसी को भी ले सकते हैं। अब तो हमारे पास बीटा आ चुका है, बीटा वैसे भी 0 होने वाला है। आप सेकंड थर्ड को ले लो, सेकंड थर्ड भी चलेगा। फर्स्ट थर्ड को लोगे तो फर्स्ट थर्ड भी चलेगा, दोनों में तो रेट तो सेम ही है। तो चलो सेकंड थर्ड ही ले ले। तो सेकंड थर्ड लोगे तो क्या होगा? 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये लेफ्ट साइड हो गया, करेक्ट? के कैंसिल, क्या बचा इधर? 1/2 टू द पावर अल्फा, यस और नो? ये दोनों 1/2 आएगा ना, देखो 0.20 का डबल 0.4 होता है, 1/2 हो जाएगा टू द पावर अल्फा। और ये दोनों कितना भी आए पर पावर तो 0 है ना, तो ये 1 ही हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो ये पूरा 1 हो गया। तो इतना कुछ आएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी पहले वैल्यू निकालो। ये बताओ मुझे कितना आ रहा है, पहले सॉल्व करो जल्दी से, जो आधे पे छोड़े हैं। इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो जल्दी से। पॉइंट हटा सकते हो, दोनों के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। सुन रहे हो क्या? दोनों के पॉइंट के बाद 2 डिजिट, आप पॉइंट ऐसे ही कैंसिल कर दो। 10 के पावर को ऊपर लेके चले जाओ तो -5 + 4 -1 हो जाएगा। 10 टू द पावर -1। आपको बस 507 को 143 से डिवाइड करना है। 507 को 140, और एटलीस्ट आप डेसिमल भी ला रहे हो तो डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट तक लेकर जाना चीजों को, ठीक है? कितना आएगा देखो, ये 4 से पार हो जाएगा क्या? 4 से पार हो जाएगा तो 3 टाइम्स लेंगे ना, तो 3 3 आर 9, 3 4 आर 12 का 2 कैरी 1 एंड 4। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? हो गया कुछ गड़बड़? फिर पॉइंट लगा करके 780। अब क्या आएगा बताइए? 5 टाइम्स, 6 टाइम्स? 6 से क्या आ रहा है? तो 5 टाइम्स। चलो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 21 का 1 कैरी 2, 715। रिमाइंडर विल बी 65। तो ये 4 टाइम्स। 780 का 715 था 5 टाइम्स ना, तो ये तो 4 टाइम्स ही होगा।
तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 सीधा 12 का 2 कैरी 1 5, हाँ रिमाइंडर विल बी 78 है ना। फिर एक और ले लेते हैं, अब तो रिपीट ही होगा शायद, वो ना, तो ये वापस 780 आ गया देखो, अब तो रिपीट होने वाला है, मतलब 545 ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना आया आपका 3.545, और ऑलरेडी आपके पास क्या है 10 टू द पावर -1 है ना, ये दोनों को मिला करके 10 टू द पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा, 10 टू द पावर -5 है, ऊपर जाके 10 टू द पावर 4 -4 -5 +4 इज -1, ऐसा कुछ आया आपका पूरा सॉल्व करने पर। और इस तरफ क्या है 1/2 टू द पावर अल्फा, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेते हैं, चलो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा देखो, लॉग ऑफ 3.545 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू अल्फा सामने आ जाएगा, तो अल्फा इंटू लॉग ऑफ 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, लॉग ऑफ 3.545 आप टेबल से निकाल सकते हो, 35 का 4 एंड 5 मीन डिफरेंस, ये सही अपने फॉर्मेट में भी है कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, है वो वैसा, ठीक है। और इनटू यहां प्लस करके आप क्या कर सकते हो, लॉग 10 टू द पावर -1, यहां प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने लॉग की, लॉग a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b, ये पूरा -1 हो जाएगा, ये -1 जम करके सामने आएगा ना, और log 10 1 होता है, तो ये पूरा -1 हो जाएगा, ये आप टेबल से निकाल लेंगे। सेम चीज यहां करेंगे, अल्फा को रहने दो ऐसे ही, अल्फा ही तो निकाल रहे हैं अपन, log 1 माइनस log 2, log 1 0 हो जाएगा, log 2 0.3010, बस इसकी वैल्यू मुझे बताओ टेबल में देख करके, 35 का 4 एंड 5 मीन डिफरेंस, देखो कौन देख रहा है टेबल, रखा है कोई टेबल बुक, 35 का 4 और 5 मीन डिफरेंस कितना आ रहा है बताना, हाँ 5490, ये क्या देखा है अभी, 35 का 4 और मीन डिफरेंस 5 कितना है 5, यानी कि 5495, 6 है क्या ये, तो 5496, तो 5496 में सामने क्या लगा देना, एक पॉइंट, ये है इसके लॉग की वैल्यू, ठीक है। और ये क्या आने वाला है -1 इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचेगा, log 1 0 हो गया और -0.3010 अल्फा, -0.3010 अल्फा, देखो इसका आंसर ही माइनस आने वाला है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बस लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 1 माइनस कर दो 0.5496, माइनस में लिख देंगे आंसर, होगा ये, अरे 1 के बाद 4 0 लगा दो ऐसे डॉट करके, एंड 0.5496, नहीं कर पाएंगे क्या, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 990 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ दूं ना माइनस साइन, तो 0.4504 डिवाइडेड बाय 0.3010, ये आपके अल्फा की वैल्यू है, जो कि 1.5 आएगी अप्रोक्सीमेटली, 1.5, 3010 को 450 से डिवाइड करो ना, सॉरी 4504 को 3010 से, 4504 डिवाइडेड बाय 3010, एक बार में जाएगा, 3010 494 एंड 1, ऐसा कुछ आएगा, 0.0, ये 4 टाइम्स में जाएगा, हाँ रुको देखता हूं, ये ठीक है, अब ये जाएगा आपके 4 टाइम्स में, कितना आएगा, 4 0 0, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आया, इतना ही आएगा ना, एक और नीचे लेके आते हैं, ये कितने टाइम में जाएगा, अराउंड 7 8 टाइम्स में, कितना 9 टाइम्स में, हाँ 3010 है ना 9 टाइम्स है, तो ये 1.49 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे अपन, 1.5,
5 यानी कि 3/2। ऑर्डर क्या है? 3/2। तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अपन कल बात किए थे कि मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 3/2 बी टू दी पावर 0, या बी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1.5 या 3/2। क्या पूछा रिएक्शन में? ऑर्डर पूछा है ना आपसे, इंडिविजुअल ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ अगर रहा ना कि जहां पे आपको डिवाइड करके कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, होल नंबर, तो यही तरीका है आपके पास लॉग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था 11 सबसे। इसका क्या आया? रेट लॉ। इसको देख के बता सकते हैं यहीं पर ही, अल्फा 1 और बीटा 2। ओके, देख लेते हैं एक बार। तो ए के लिए, अगर ए के लिए मुझे अल्फा निकालना है, बी के लिए अपन बीटा ले लेते हैं। मुझे अल्फा निकालना है तो अपन क्या करेंगे? ऐसे कोई दो एक्सपेरिमेंट ले लो जहां पे बीटा कांस्टेंट है, यानी कि बी कांस्टेंट है। वो कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को ध्यान से देखो, बाकी दोनों को छोड़ दो, तो आपने ए के कंसंट्रेशन को कितना टाइम्स किया है? 4 टाइम्स इंटू 4, तभी तो आएगा ना 0.1 इंटू 4 विल बी 0.4। बट बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, आया ना। अब आप रेट को देखो, रेट क्या हो रहा है? रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब 4 गुना इसको बढ़ा है तो 4 गुना ये भी बढ़ा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पावर 1, पावर 1। हाँ, अगर ये 4 गुना करने पर ये 16 टाइम्स हो जाता तो पावर 2 होता, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है। तो ऐसे आपका निकल गया अल्फा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है ये? और मैंने आपको कहा है कि एग्जाम में आप ऐसे करके नहीं दिखाओगे, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम यहां कर रहे थे पीछे, इक्वेशंस बना बनाकर। तो आपको ऐसे चारों एक्सपेरिमेंट के क्या करना पड़ेगा? आप चारों एक्सपेरिमेंट का 4 इक्वेशन बनाओगे और फिर इक्वेशन 1 और 4 को डिवाइड कर देना, आपको अल्फा का वैल्यू 1 दिख जाएगा। समझ में आ रहा है अनुष्का? ठीक है। और बीटा के लिए क्या करोगे? सेकेंड और थर्ड लो ना, इसमें ए का वैल्यू कांस्टेंट है, तभी तो आप बी का स्टडी कर पाओगे ना। ए का स्टडी करने के लिए बी कांस्टेंट रखे, और बी का स्टडी करने के लिए ए को कांस्टेंट रखो, तब तो बी का ही फर्क समझ में आएगा ना, कि बी को बढ़ाने पर क्या हुआ। दोनों को एक साथ बढ़ाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि किसके कारण बढ़ा है। इसलिए एक को कांस्टेंट रख के दूसरा को बढ़ाओ या कम करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को बढ़ाओ या कम करो। तो अपन ने इनको कांस्टेंट दिया, ए के कंसंट्रेशन को 0.3 और बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, ये डबल है, 0.2 से 0.4 डबल हुआ, तो रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो गया, 7 4 28, 7 4 28, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो फाइनली रेट लॉ लिखोगे कैसे? रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1 एंड बी का पावर 2, जबकि आप देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जस्ट उल्टा है। इसे तो अपन बोलते हैं ना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख करके हम, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। अगर आपने वो लिखा है तो एक्चुअली रेट लॉ नहीं है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो कि गलत है। लॉ ऑफ मास एक्शन को रेट लॉ ने गलत प्रूफ किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा वैसा नहीं था जो लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा था। वो तो सीधा यही बोल रहा था ना कि जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको पावर में चढ़ा दो। बट ऐसा एक्सपेरिमेंट करके तो पता नहीं चल रहा है, एक्सपेरिमेंट में तो उसका उल्टा आ रहा है। Am I clear? मतलब मास एक्शन के हिसाब से ए के कंसंट्रेशन को डबल करता ना, तो रेट 4 टाइम्स होना चाहिए था, जबकि ऐसा है नहीं। रेट ए को डबल करने पर रेट डबल ही हो रहा है, ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने पर रेट 4 टाइम्स ही हो रहा है। एम आई क्लियर? और ये निकाले क्या? रेट कांस्टेंट। ये अभी तक अपन निकाल नहीं रहे थे, ए और बी का पावर निकाल रहे थे ना। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे? अब आपके पास अल्फा बीटा तो आ चुका है ना, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, आपके पास उसके सबकी वैल्यूज है एक्सेप्ट के। आपको जो एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां 1 1 है, सब कैलकुलेशन कम रहेगी, तो आप फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उठा लो। क्या है रेट का वैल्यू उसके लिए? 6 इंटू 10 टू द पावर -3। रेट इज इक्वल्स टू के, निकालना है हमें रेट कांस्टेंट। क्या कंसंट्रेशन कितनी है उस एक्सपेरिमेंट में? 0.1, 0.1 टू द पावर 1, 0.1 टू द पावर 2। बस क्या अननोन है? के अननोन है, बस। कितना वैल्यू आया इसका? 6, बस। अच्छा, ये भी तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3 कैंसिल।
सिंपल। तो के का वैल्यू कितना आया 6। ये किसी को डाउट तो नहीं हो कैसे कैंसिल हो गया ये? क्या हुआ डाउट? 0.1 मतलब 1/10 होता है ना, 1/10 मतलब 10⁻⁻1, और ये 1/10⁻⁻, सॉरी 10⁻², ऊपर आके 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये ऐड करने पर 10⁻³ आएगा, यहां ऑलरेडी 10⁻³ है, दोनों कैंसिल कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े। और ये वाला बना, इसमें उल्टा काम कर रहा था, आपको पहले से ही फर्स्ट ऑर्डर है ए के हिसाब से, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर, अच्छा 0 है, ठीक है, यानी कि सिर्फ के ए है, ओनली के ए इज देयर। यही हमारा रेट लॉ है, हाँ या ना? दिस अवर रेट लॉ। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो अब बताना है आपको ये जो 3 जगह बची है उस पे क्या नंबर आएगा। तो देखो यहां पे रेट डबल हुआ है, रेट डबल हुआ है ना, बी का कंसेंट्रेशन डबल करने पर नहीं हुआ है, लेकिन बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कहीं रेट लॉ में बी दिख रहा है क्या आपको? यानी कि रेट बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप बी को 10 गुना भी कर दो तो उसके कारण रेट नहीं बढ़ा है। रेट किसके कारण बढ़ रहा है? तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ होगा कि ये डबल हुआ है, ए भी डबल हुआ होगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर। समझ में आएगा ये? ओके, इसका बताइए 8, क्योंकि आपने ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया, यस और नो? बी का कुछ भी करो, हमको क्या करना है, पर रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 2 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट, जो भी इसका यूनिट है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एंड थर्ड का बताइए 0.1, क्योंकि रेट चेंज ही नहीं हुआ, रेट जितना पहले था अभी भी उतना है। आपने बी को भले डबल किया, पर बी से तो वैसे भी रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रेट भी चेंज नहीं हुआ है। ए चेंज होने पर रेट चेंज होगा ही, अब रेट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ए चेंज नहीं हुआ है। बी होने दो कितना भी चेंज, उससे तो वैसे भी रेट को फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए तीनों पॉइंट? हाँ, कोई डाउट किसी को तो अभी पूछिए। ये वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी कॉपी में, 3.16 एक्सरसाइज 3.16, क्वेश्चन नंबर 3.16। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। क्या दिया हुआ ये? के। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू reduce द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू? उसको रेड्यूस करके 1/16 वैल्यू पर लेकर आना है। तो क्या भाई क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, निकालना क्या है हमको, टाइम। दिया क्या है के, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ले रहे हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी ए मोल पर लीटर। तो अब अपना T इज इक्वल्स टू क्या है, जल्दी इक्वेशन बताइए। 0 पॉइंट कहां से आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा ना 0.0591 याद कर लिए। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर क्या आता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन उस वक्त का कंसंट्रेशन बचा हुआ। यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का। तो टी निकालना है, के दिया हुआ है, ए नॉट हमने ए लिया है, अब बताओ नीचे क्या आएगा। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, नीचे क्या आएगा। हाँ, ए माइनस 1/16, 1/16 ए रेड्यूस्ड टू 1/16 वैल्यू, मतलब आपको वैल्यू दे ही दिया है, रेड्यूस्ड बाय नहीं बोला है। अगर बोला होता रेड्यूस्ड बाय 1/16 वैल्यू तो आप ये करते कि इतना बचा है। ये तो सीधा बोल दिया ना कि 5 से चालू किए और 1 पे आके इट इज रेड्यूस टू 1, इट इज रेड्यूस टू
इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं कि 5 ग्राम से शुरुआत किए थे, इट इज रेड्यूस टू 3 ग्राम। तो आप 5 माइनस 3 2 तो ना लिखे थे, 5/3 लिखे थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये यही तो फर्क समझना है ना कि रेड्यूस्ड टू और रेड्यूस्ड बाय में अंतर क्या होता है। अगर बोला होता है रेड्यूस्ड बाय 1/16 वैल्यू तो a माइनस a/16 बचा है, पर रेड्यूस्ड टू दिस वैल्यू तो वो तो सीधा वैल्यू बता रहा है ना आपको कि इतने टाइम पर वैल्यू उसकी 1/16 हो गई। तो यहां क्या आएगा, a/16 है ना। 1/16 वैल्यू तो मतलब यही होगा ना, 1/16 टाइम्स ऑफ a। बस अब इसको सॉल्व कर लो, log 16 आएगा, log 16 का वैल्यू देख लो। हाँ कर सकते हो ऐसे भी, अगर आपको 16 का नहीं, 16 log अच्छा ही लग रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो log ऑफ 16 आ रहा है, आप 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हो और 2 को सामने लेके आ सकते हो, 2.303 अपॉन 60। तो 2 सामने है तब भी log 4 तो निकालना ही पड़ेगा, कितना भागोगे log से, 2 का स्क्वायर कर दो उसको, log 2 का तो याद है ना। तो एक काम करो ना, इसको 2 का 4 करो ना सीधा, 2 का 4, ये सही लिखा हूं क्या? नहीं नहीं, हाँ सही तो है। 2 का पावर 4 16 होता है ना। हाँ 4 को सामने ले आओ और log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3010। तो 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010। तो टेबल देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो बताओ वैल्यू कितनी आएगी इसकी। अच्छा आंसर बताना फाइनल। ये 15 टाइम्स में कैंसल, ये 0.693 है ना, ऐसी लेके बनाया ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.693 अपॉन 15, तो 0.46 ही तो आ रहा है। इसका आंसर क्या है? कम आ रहा है बहुत वैल्यू। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। तो 0.462 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, 0.462 सेकेंड्स। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखा है 4.62, अब कह रहा है 0.462 ना, कि 0.0 आ रहा होगा ना, 0.04 आ रहा होगा, 0.0462 सेकेंड्स, जो कि उसमें लिखा हुआ है 4.62 इंटू 10⁻⁻²। एक ही चीज है, बस इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब डिवाइड करो ना इसको, देखो 0.693 अपॉन 15, ये तो नहीं जाने वाला, 6 लेके आओगे नीचे तो भी नहीं जाने वाला, अब 9 लेके आओगे तो जाएगा 4 टाइम्स में 60, फिर 9 बचेगा रिमाइंडर, 3 6 टाइम्स में 90, 332 टाइम्स। ठीक है, डन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हैंड डालिएगा। ये अपन कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट का वेरिएशन पढ़ चुके हैं, तभी रेट लॉ पढ़े थे। रेट लॉ टेल्स अस अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
है ना, हमारा सेकंड पार्ट है ना चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें एक फैक्टर होता है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, है ना, एक फैक्टर और होता है टेम्परेचर। अपन को टेम्परेचर के बारे में पढ़ना बचा है, ठीक है। हाँ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है ना, कैसे नहीं है। एनसीईआरटी नहीं रखें कोई बुक? पिछले साल तक तो था। वो तो है, ये अभी तो देख रहा हूँ तेरे सामने। आज और अभी में लेटेस्ट क्या है, अभी के आज? अच्छा, नेक्स्ट लाइन डालिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। इसमें आईफन डाल के एक डेफिनेशन लिखिए नीचे, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी which the colliding molecules, the minimum energy which the colliding molecules, the minimum energy which the colliding molecules must have, the minimum energy which the colliding molecules must have in order that, in order that the collisions between them, the minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective, may be effective, is called, is called threshold energy, is called threshold energy, is called threshold energy। मैंने उस दिन आप लोगों को कोलिजन थ्योरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? हाँ, कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव। कोलिजन थ्योरी बताई थी ना मैंने आपको एक, कि दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने चाहिए, देन ओनली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, बट उसके लिए वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव होने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक एनर्जी फैक्टर और दूसरा एक और बताया था, जल्दी बताइए। हाँ, कहां से करता है, तो उसका नाम है ओरिएंटेशन फैक्टर। दोनों फैक्टर मिलकर ही रिएक्शन हो सकता है। मतलब अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है पर ओरिएंटेशन गलत है, जहां से कोलाइड कर रहा है वहां से रिएक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना SN2 का, याद है SN2 का, कि SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करना चाहिए, पर वो सामने से आ गया। वो सामने से आया और उसी वक्त उसने देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल तो निकल रहा है, यहां तो एक ही साथ होता है ना, साइमल्टेनियस। आपको याद है रिएक्शन SN2 में, कि हम एक वक्त पर एक न्यूक्लियोफाइल को निकालते हैं और उसी वक्त पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल एंटर करता है। तो सोचिए, जब ये इधर से निकल रहा है और वो उधर से ही आ रहा है, तो ये निकलने वाला उस आने वाले को रिपेल कर देगा। तो भले कितनी भी एनर्जी से वो कोलाइड करने आ रहा होगा, बट ओरिएंटेशन गलत होने के कारण रिएक्शन नहीं हो पाया। आप समझ रहे हो? तो एनर्जी भी चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी भी उनका क्रॉस होना चाहिए, तभी तो नाम दिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दे शुड हैव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर हमारा हेडिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, हमारा हेडिंग क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है ना, पहले से आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है, वो उनकी खुद की एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका एडिशन कर देंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी उनकी है, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी है ना बाहर से, इन द फॉर्म ऑफ मे बी हीट, इन द फॉर्म ऑफ मे बी लाइट, है ना, किसी भी तरीके से जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं,
उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर सके। क्योंकि लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर अभी आपके रिएक्टेंट किस लेवल पर है? यहां पर है, एनर्जी के लेवल पर। तो जो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये किसको भरना है? हमें, बाय गिविंग सम कंडीशन, टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी देकर करके हम इस रिएक्टेंट की एनर्जी को इससे क्रॉस कराएंगे, तभी ये प्रोडक्ट बना पाएगा। तो ये एक बैरियर है उसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक क्या है? बैरियर है, जो एनर्जी बैरियर है। और उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जो आपने डेफिनेशन लिखा है वो इस लेवल का लिखा है। एक बार डेफिनेशन रीड करके समझो क्या लिखा आपने, कि इट इज अ मिनिमम एनर्जी। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, पर कम से कम इतनी तो चाहिए। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, या विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना पाएंगे। बट खुद के पास इतनी एनर्जी है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा आप प्रोवाइड कराओगे उसी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो नीचे एक लाइन डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की भी लिखते हैं, लिखो। एक्टिवेशन एनर्जी से पहले एक लाइन और लिखना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर most of the reactant molecules, at room temperature most of the reactant molecules have energy less than the threshold energy, less than the threshold energy। देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, इसलिए अपन कुछ रिएक्शन को तो रूम टेम्परेचर में भी करवाते हैं ना, बट सम रिएक्शंस नीड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर में हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आपको बस उनको कोलाइड करवाना है। पर जिनके पास नहीं होगी उनको हम एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या लिखे? और एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, फुल स्टॉप। However, if energy is supplied, however, if energy is supplied, however, if energy is supplied in the form of heat, light, etc., heat, light, etc., comma, the reactant molecule absorb this energy, the reactant molecule absorb this energy, the reactant molecule absorb this energy, and their energy becomes equal to, and their energy becomes equal to, their energy becomes equal to or greater than threshold value. The energy become equal to or greater than threshold value. Threshold value. Full stop. Hence they start reacting. Hence they start reacting. Hence they start reacting and change into products. Hence they start reacting and change into products. ये पैराग्राफ समझ में आप लोगों को क्या लिखा हमने, कि रूम टेम्परेचर में बहुत से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होती एनर्जी की, तो हम बाहर से कुछ एनर्जी दे करके उनकी वैल्यू को थ्रेशोल्ड तक या उससे ज्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, थ्रेशोल्ड तक या उससे ज्यादा तक उनकी एनर्जी को पहुंचाते हैं, ताकि वो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर सके और प्रोडक्ट बना सके। समझे ये पैराग्राफ? और उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब अपन एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी लिखो, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम extra amount of energy absorbed by the reactant molecules, absorbed by the reactant molecules, absorbed by the reactant molecules, so that their energy becomes, so that their energy becomes,
so that their energy becomes equal to or greater than threshold value is called activation energy. Is called activation energy. Full stop. It is denoted by EA. It is denoted by EA. Next line में it is the difference between 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 threshold value it is the difference between threshold value and the average kinetic energy of the reactant molecules. Difference between the threshold value and the average kinetic energy of reactant molecules. Average kinetic energy of reactant molecules. इस ग्राफ से भी समझते हैं, एक बार देखना. ग्राफ हमने बनाया है पोटेंशियल एनर्जी का रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, और यहां पे हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट नाम दिया है कि जब एनर्जी कम है तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनको मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट बन सके. पर अभी इनके पास एनर्जी कितनी है? ER, उनकी खुद की एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो है ER. पर उनको चाहिए कितनी? थ्रेशोल्ड तक. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम अप्लाई करने वाले इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी दे करके ये बैरियर हम क्रॉस करवाएंगे. तो इस गैप को क्या बोल रहे हैं अपन? एक्टिवेशन एनर्जी. और अभी जो आपने एक और डेफिनेशन लिखी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखे हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. तो आप देखो ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू, यहां से लेके यहां तक इतना है, इसमें से माइनस क्या करेंगे? इतना, तो बचेगा कितना? यही तो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी. इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो ये क्या बचा आपका? एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, ग्राफ बना लो. ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ना. अच्छा, एक चीज और बताना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा ना? है ना, कैटलिस्ट अपन यही पढ़ता है ना कि कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन इट. इसमें हीट चेंज क्या? इसमें बोल रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को बोलोगे, इन दोनों को बोलोगे ना. ये हो जाएगा आपका ईपी माइनस ईआर. ये हुआ ना एंथैल्पी चेंज. तो बिफोर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? ईआर, और आफ्टर दैट ईपी. तो इन दोनों का डिफरेंस होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ईपी माइनस ईआर. और देखो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे आएगी ना, कम हो जाएगी, तभी तो वो स्टेबल रहेगा. लेस एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबिलिटी. आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, ये दोनों का चेंज कहलाता है एंथैल्पी चेंज, डेल एच. ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे जो. फॉर्मूला भी लिख लेना. एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए एक इक्वेशन पढ़े थे, वो क्या था?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल भी तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था ना, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन पढ़े थे ना। हाँ, नर्ड नहीं, नर्स्ट। नर्ड क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन क्या था? तो नर्स्ट इक्वेशन का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे कि ये क्यों दिया गया या इसका यूटिलिटी क्या है, तो आप ये बोलोगे कि ये इक्वेशन हमें पता चलता है कि हाउ ई सेल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इन द सेम वे एरिनियस इक्वेशन होता है जो बताता है टेम्परेचर का डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सुन रहे हैं क्या? तो वो भी टेम्परेचर का इक्वेशन था, भले अपन टेम्परेचर चेंज नहीं करते थे वहां पर, हमेशा 298 लेके चलते थे ना अपन। क्या चेंज करते थे? कंसंट्रेशन। तभी तो वो 0.0591 हम क्यों लिखते थे? उसमें टेम्परेचर 298 ही तो मान के चलते थे ना। कभी भी हमने एक टाइप का क्वेश्चन नहीं किया जहां पे टेम्परेचर भी हमने चेंज किया हो। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो अपन 0.0591 यूज नहीं कर सकते, याद है ना, क्योंकि वो 0.0591 में 298 इंक्लूडेड है। तो फिर आप वो लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते, याद आ रहा है? तो फिर आप वही लेना RT/NF करके, फिर आप टी का वैल्यू पुट करना। एम आई क्लियर? हो गया? बन गया डायग्राम? तो एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है ना, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ लेके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये जो नीचे मैंने एक और ग्राफ बनाया ना, ये विथ कैटलिस्ट होगा रिएक्शन। आप देख रहे हो बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है हमें बाहर से, बट अभी हमने थ्रेशोल्ड को कम कर दिया। ऐसा किसने किया? कैटलिस्ट की हेल्प से। अभी मत बनाना, इसमें अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तब मैं यही वाला ग्राफ फिर से बनाऊंगा और नीचे एक और ग्राफ बना दूंगा जिसमें वो होगा कैटलिस्ट के साथ वाला। दिस इज हाउ कैटलिस्ट हेल्प इन क्या मेकिंग द रिएक्शन फास्टर, क्योंकि उसने थ्रेशोल्ड कम कर दिया ना, तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा, एक्टिवेशन कम हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा सेकेंड फैक्टर जिसमें रेट डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, हाइफन डाल के इसी में हेडिंग में कंटिन्यू करना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, मतलब यूं बोल लो कि सीधा अपन इक्वेशन रेट का नहीं निकालने वाले हैं, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सुन रहे हैं? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और रेट तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता ही है ना, तो अल्टीमेटली रेट भी चेंज होगा। आपको याद है ना, रेट लॉ में के लिखते हैं ना अपन, के वही तो रेट कांस्टेंट है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से के का वैल्यू चेंज होता है, और के चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा, तो इनडायरेक्टली तो रेट भी चेंज हो रहा है ना। भले हमारे इक्वेशन में रेट अभी कहीं नहीं आएगा, एरिनियस इक्वेशन में, पर रेट कांस्टेंट आएगा, और रेट कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, तो रेट भी चेंज होगा टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना एरिनियस इक्वेशन, एरिनियस इक्वेशन। ये वही एरिनियस है जिन्होंने क्या दिया था? हाँ, एसिड और बेस का डेफिनेशन दिए थे ना, कि ऐसे एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन में डिसोसिएट होंगे या लिबरेट करेंगे, और बेसिस वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन लिबरेट करेंगे। एरिनियस के अकॉर्डिंग यही होता है बेस और एसिड का डेफिनेशन। लुईस के अकॉर्डिंग अलग था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से अलग था, और क्लासिकल डेफिनेशन और अलग थी। टोटल 4 डेफिनेशन पढ़ते थे हम इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस की। ठीक है, तो एरिनियस इक्वेशन। ठीक है, चलो उसमें हाइफन डाल के नीचे लिखो, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, the rate of reaction nearly becomes double. For most of the reaction, the rate of the reaction nearly becomes double, or even more, or even more, for every 10-degree rise of temperature, for every 10-degree rise of temperature. देखो जाहिर सी बात है टेम्परेचर से रेट बढ़ेगा ही ना,
क्योंकि टेम्परेचर हेल्प कर रहा है ना किसको अचीव करने में, थ्रेशोल्ड को अचीव करने में। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसके फॉर्म में दे रहे हैं अपन यहां पर, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होना चाहिए। कुछ रिएक्शन के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उनका रेट डबल हो जाता है या उससे भी ज्यादा। ये अपन अभी एक लाइन लिखी है। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट बिकम डबल और इवन मोर कब, जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हो। मतलब पहले अगर टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है, आपने 110 कर दिया, रिएक्शन का टेम्परेचर 110 कर दिया, तो यहां पे स्पीड डबल या डबल से ज्यादा भी हो सकती है। ये एक जनरल है, ठीक है। बट एरिनस ने इसी के लिए एक इक्वेशन दिया था, तो नीचे लिखना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन the effect of temperature on rate constant, the effect of temperature on rate constant, the effect of temperature on rate constant and hence on the rate of reaction। ये लाइन समझ में आई आपको, के चेंज होगा और तो रेट भी चेंज होगा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोले तो के, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों ही चेंज हो जाएंगे ना। फिर अगर के चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन वाज प्रपोज्ड बाय एर्हिनियस, was proposed by Arrhenius, was proposed by Arrhenius through his equation, through his equation, which is given as k is equals to, k क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। मतलब इक्वेशन में रेट कांस्टेंट का ही वैल्यू है, पर रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होना ही है। तो k इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखेगा a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आर हर जगह आ जाता है ना, थर्मोडायनेमिक्स से पीछे पड़ा अपने, गैस कांस्टेंट, के ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसके बाद एक और चीज आ जाएगी, क्या आएगी वो, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग, लॉग भी अपने पास थर्मोडायनेमिक्स से पीछे पड़ा हुआ है ना। दोनों साइड लॉग लोगे आप तो क्या होगा, पहले एल एन लेते हैं ना, बाद में उसको 2.303 मल्टीप्लाई करके लॉग में कन्वर्ट करेंगे। दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आएगा, अच्छा पहले लिख लेते हैं इन सबका मतलब क्या है। नीचे लिखो, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। कभी भी कोई इक्वेशन लिखते हैं हम एग्जाम में ना, तो ये मत सोच के चलना कि सामने वाले को तो केमिस्ट्री आती होगा वो चेक कर लेगा। आपको पूरा डिफाइन करना है कि आपके इक्वेशन में हर एक का मीनिंग क्या है। वेयर के इज रेट कांस्टेंट लिख लिए, फिर ए लिखना, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट नोन एज, A is a constant known as pre-exponential factor, pre-exponential factor। Full stop। It is also called, A में ही लिख रहे हैं अपन, and it is also called frequency factor, it is also called frequency factor, it is also called frequency factor, as it gives the number of, yeah, as it gives the frequency of, as it gives the frequency of binary collisions, frequency of binary collisions of the reacting molecules, frequency of binary collisions of the reacting molecules। आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अंदर कोलाइड करेंगे ना, तभी तो रिएक्शन होगा। तो हाउ मेनी कोलिजन्स दे आर डूइंग इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं ना, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं ये बताएगा आपका फैक्टर ए, ठीक है। ओके, ईए क्या है, व्हाट इज ईए, हाँ लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा हमने इसकी यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया, पर वही किलो जूल पर मोल इस टाइप का यूनिट ही होगा, एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी आर आपका रेट गैस कांस्टेंट एंड टी आपका टेम्परेचर, दोनों को लिख लो। आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, ठीक है। एक और चीज लिखा नीचे, फैक्टर ई टू द पावर
माइनस EA अपॉन RT का मीनिंग क्या है? अपन ने एक्सपोनेंशियल क्यों लिया? ई समझ रहे हैं ना, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, हाइफन डाल के लिखो। इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, it gives the fraction of molecule, it gives the fraction of molecules, fraction of molecules के ब्रैकेट में लिखना Ne अपॉन Nt, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बता रहा हूं उसका मीनिंग क्या होता है। इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में Ne अपॉन Nt, हैविंग एनर्जी इक्वल टू, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, equal to or greater than activation energy. It gives the fraction of molecules Ne upon Nt having energy equal to or greater than activation energy. ठीक है, इसका मतलब समझना। देखो मान लीजिए आपने Nt मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यू हैव टेकन, उसमें से एनी मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी Ea या Ea से ज्यादा है, और यही वो मॉलिक्यूल होंगे जो एक्चुअली में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बाकियों की एनर्जी Ea से कम होगी तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये अपन ने पहले ही देख लिया कि एटलीस्ट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को Ea तक तो एनर्जी चाहिए, तभी वो रिएक्शन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाएंगे एंड रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ये फैक्टर हमें क्या बता रहा है कि अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से 5 ही ऐसे हैं जिनका एनर्जी Ea या Ea से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। ये वो फ्रैक्शन देगा आपको, ये पूरा वैल्यू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT का मतलब क्या है? इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ क्यों, फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव क्रॉस्ड दैट एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। इसलिए Nt मतलब टोटल मॉलिक्यूल टेकन है, और Ne मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी Ea या Ea से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। चलो इसको नीचे आगे एक्सपेंड करते हैं, लॉग लेकर के नीचे लिखो। taking natural logarithm on both the sides, taking natural logarithm on both the sides, taking natural logarithm on both the sides, सॉल्व करेंगे। क्या होगा यहां पर? ln k is equals to ln a e to the power minus ea upon RT, ऐसा कुछ होगा, राइट? अब जैसे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो, यहां भी आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो ना, लॉग ए और लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ln के को वैसे ही रहने देना। यहां क्या हो जाएगा आपका? ln ए प्लस ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां क्या है आपका? ln k। फिर क्या करते हैं अपन, इसको जम करा के सामने लेके आ सकते हैं, log m टू द पावर n इज n log m, कर सकते हैं ऐसा अपन यहां पर। तो अगले लाइन में इसको एक्सपैंड करेंगे, माइनस EA अपॉन RT ln e। अब log 10 जैसे 1 होता था ना, वैसे ही ln e भी 1 होता है। एक्चुअली log 10 1 क्यों होता समझना इधर। कोई भी अगर log में ले रहा हूं जिसका बेस है m, अगर मैं log ऑफ n निकाल रहा हूं बेस m, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? आप log n बाय log m कर रहे हो, ये एक्चुअली इसका मीनिंग। तो अगर log 10 निकाल रहा हूं मैं, बेस 10 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, log 10 बाय log 10। वैसे ही ln e का मतलब क्या है? ln मतलब बेस e होता है, तो आप एक्चुअली में ln e बाय ln e कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो कोई भी बेस अगर ऐसा रहता है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर आप log 10 का निकालोगे वैल्यू, log ऑफ 10 का वैल्यू, तो बेस भी 10 है, वैल्यू भी 10 का निकाल रहे हो, तो log 10 बाय log 10 1 होता था। अब आप ln e कर रहे हो, तो ln e का मतलब क्या होता है? log बेस e। ln e मतलब क्या होता है? ln मतलब ही होता है log बेस e। सिंपली log लिखा हुआ है मतलब वो बेस 10 है, और ln लिखा है मतलब log बेस e है वो। तो आप अगर ln e कर रहे हो मतलब आप ln e अपॉन ln e कर रहे हो, या log e अपॉन log e कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। जस्ट लाइक जैसे log 10 1 होता है, वैसे ही ln e भी 1 होता है। तो फाइनल आपका इक्वेशन क्या हुआ? ln k इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a। इसका एक ग्राफ बनाओगे क्या? ग्राफ बन सकता है?
बनाओ लॉग के, अच्छा इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर लो फिर बनाते हैं ग्राफ। लॉग कैसे लोगे इसका? अभी एल एन के तो निकालनी है ना अपन, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है लॉग ऑफ के का वर्सेस 1/t। तो इसी में पहले दोनों साइड लॉक कर दो। क्या आएगा लॉक करोगे तो? इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303, ये हो जाएगा लॉग ऑफ के। आ गया लॉग के। फिर ये तो आप यहां तो कुछ है ही नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देना, माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां क्या हो जाएगा? प्लस 2.303 लॉग ऑफ ए। कन्वर्ट कर दिया अपन ने दोनों एलिमेंट को। अरे ऐसे ही तो करते हैं ना कन्वर्ट, ऐसे क्या देख रहे हो, है ना? अब क्या कर दो, ओवरऑल पूरे को 2.303 से डिवाइड कर दो, ताकि यहां से 2.303 यहां से हट जाए, यहां नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन? लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ऑफ ए। अब बना लोगे ग्राफ। y इज इक्वल्स टू m x 1/t x हो गया, अरे हाँ है ना, प्लस सी। बनाओ सा ग्राफ। इस टाइप का ग्राफ हम बनाए हैं पहले भी, जब अपन ऑर्डर वाला पढ़ रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बनाए थे ना ग्राफ। बनाइए ग्राफ। कैसा बनेगा ग्राफ? फॉलोइंग लाइन ऐसा, है ना? यहां क्या आएगा वैल्यू? लॉग ए। और ग्राफ का स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। टी मत ले लेना, टी तो एक्स का वैल्यू है ना, 1/t इज एक्स। तो एम एम ही तो स्लोप होता है ना हमारा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में एम क्या होता है? स्लोप। तो ये स्लोप हो गया, आप इक्वेट कर दो। यू इक्वेट योर इक्वेशन विथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये है y, ये है x, ये है c एंड ये है m, स्लोप। ठीक है, डन। तो एक इक्वेशन और डिराइव करते हैं इसी को ही आगे बढ़ा करके, कि अगर आपका टेम्परेचर T1 में वैल्यू K1 है, T2 पे वैल्यू K2 है, तो EA का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन यहां से। LNA तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? इस टाइप का एक इक्वेशन अपन पीछे फर्स्ट ऑर्डर में बनाया, एक बार देखो पलट के जल्दी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो अपन ने एक इक्वेशन बनाया है, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा देखना, लॉग ऑफ K2/K1, इस टाइप का कुछ बनाया क्या? देखो, सॉरी वहां K नहीं था, वहां मिला क्या? R1 R2 था, कंसंट्रेशन अलग अलग, कंसंट्रेशन अलग अलग, टेम्परेचर नहीं मिला फर्स्ट ऑर्डर में। देखना भाई, टेम्परेचर T1 पे कंसंट्रेशन R1 लिए थे, R2 ऐसा कुछ किए थे क्या? इसके बाद होगा, ये रहा, पलटो। कंसंट्रेशन A1 A2 लिए थे और टेम्परेचर T1 T2 लिए थे। टेम्परेचर नहीं, टाइम, है ना? T1 पे कंसंट्रेशन A1 होगा, T2 पे कंसंट्रेशन A2 होगा। तो आया था इक्वेशन ऐसा एक। तो वैसे यहां पे भी एक इक्वेशन निकालते, नीचे नीचे लिखना, लेट लेट let T1 and T2, let T1 and T2 be the temperatures, let T1 and T2 be the temperatures, and K1 and K2 and K1 and K2 and K1 and K2
are the values of rate constant at those temperatures. K1 and K2 are the values of rate constant at those temperatures. At those temperature. तो इसी इक्वेशन में एक बार K1 T1 डालो और एक बार K2 T2 डालो और फिर दोनों को माइनस कर दो. करिए. ये जो इक्वेशन अपन ने डाला है बॉक्स में, इसी में एक बार K1 रखो टेम्परेचर T1, फिर एक और बार इक्वेशन लिखो K2 टेम्परेचर T2 और फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. करिए. क्या आएगा? ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT1, ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT2. दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. ln A कैंसिल हो जाएगा. वन माइनस टू करो या टू माइनस वन करो, कुछ भी चलेगा. ऐसा कुछ आएगा. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ln A कैंसिल होने वाला है. यहां हो जाएगा ln K2 बाय K1. लिख सकता हूं ऐसा, log A माइनस log B इज log A बाय B. और ये क्या बचेंगे? माइनस EA बाय R कॉमन ले लो, आएगा माइनस EA बाय R कॉमन. क्या बचेगा अंदर? 1 अपॉन T2 माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन T1. आएगा ऐसा कुछ. और इधर है आपका ln K2 बाय K1. इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर दो. T1 T2 एलसीएम हो जाएगा, वहां पे T1 माइनस T2. और अगर माइनस साइन कॉमन नहीं निकालोगे तो फाइनली इक्वेशन बनेगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. अगर माइनस साइन कॉमन नहीं निकालेंगे तो EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. और लॉग ले लोगे तो 2.303 यहां नीचे डिवाइड में आ जाएगा. और लास्ट इक्वेशन करके लिख लो log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R. समझ गया ना नीचे क्यों आया 2.303? आपने मल्टीप्लाई तो यही किया है पर फिर वो नीचे आ गया इस तरफ. T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. तो ये इक्वेशन अपन डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर आपको दो टेम्परेचर्स पर दो K1 K2 की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन बोला है कि फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तब ये इक्वेशन काम आएगा. सुन रहे हैं? ये इक्वेशन तब काम आएगा जब आपको बोल दिया है कि एट टेम्परेचर 298 केल्विन K का वैल्यू ये है, एट टेम्परेचर 303 केल्विन K का वैल्यू ये है. फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो सीधा अपन T1 T2 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे. K1 K2 भी दिया हुआ है, सीधा उसका लॉग निकाल लेंगे तो E आ जाएगा. थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा बस, बाकी फॉर्मूला यही होगा, डायरेक्ट यूज. ठीक है. ठीक है, चलो आज यहीं तक एंड करते हैं. ठीक है. एक क्लास और लगेगी मुझे ये चैप्टर खत्म करने में थियोरेटिकली, और एक आध क्लास इसके क्वेश्चंस और देखेंगे. इसमें पीवाईक्यूज नहीं है, जो पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं आज, इसके जिस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे HW लिखा है ये आप लोग कॉपी में कर लेना, है ना. जैसे आपको यार एक इंटेक्स क्वेश्चन 1 दिया था मैंने होमवर्क, ये 2 ऐसे हिंट भी दे दिया था मैंने इसके, इसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. ठीक है. ये अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही है, इसमें पीवाईक्यूज ऐड कर दूंगा मैं, वो फाइनल पीडीएफ रहेगा चैप्टर का. ठीक है. चलो थैंक यू. और संडे का टेस्ट याद है ना, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स.